हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। और आज इस नए वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हमने अपने इस चैनल पर एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इनवाइट किया है जो NIT दिल्ली ग्रेजुएट है और अभी एज एन SD2 अमेजोन सिएटल में काम कर रहे हैं। आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए थे जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, और साथ ही जानेंगे कि आप उनकी इस एक्सपीरियंस से कैसे लर्न कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमन फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट। Thanks Ajay, thanks for having me. हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी डेफिनेटली हमें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन जो हमारा है आपसे वो कि आफ्टर द ग्रेजुएशन आपने ये अपना करियर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे स्टार्ट किया। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने सैमसंग ज्वाइन की थी और सैमसंग में मेरी प्लेसमेंट कॉलेज से ही हो गई थी, तो वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। कॉलेज के फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में सैमसंग हमारे कॉलेज में आती थी और उसी दौरान मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें। तो कॉलेज के बाद मैंने सीधा सैमसंग से शुरू किया था अपना करियर। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ था या फिर आपका डायरेक्टली आप लोग इंटरव्यू में अपेयर हुए थे। तो हर कंपनी का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, उसी हिसाब से सैमसंग के भी कुछ, आई थिंक CGPA वाला कुछ ब्रांच का क्राइटेरिया था। ओके। उसके बाद उन्होंने एक प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया था जो कि मेनली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पर ही बेस्ड होता है। हाँ, और जो जो उसे क्लियर करते हैं फिर उनके ऑन साइट राउंड्स थे। ओके, और ये ऑन साइट जो प्रोसेस था उसमें टोटल कितने राउंड्स हुए थे आपके। आई थिंक उसमें टोटल 3 राउंड हुए थे, जिसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला था जो कि मेनली जिसमें कोड करना ही होता है। एक राउंड था आई थिंक मेजरली जिसमें कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट थे उनके ऊपर था, और एक HR राउंड था लास्ट में। ओके, और सेम डे आपको ऑफर रोल आउट हो गया था जब ये इंटरव्यू प्रोसेस खत्म हुई थी या फिर कुछ टाइम लगा था उसके बाद। सैमसंग में वो सेम डे उन्होंने लाइक शाम तक बता दिया था जो भी रिजल्ट था। तो ऑफर बाद में आया था बट कंफर्मेशन उसे सेम डे दे दिया था। और तो सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जब आपने सैमसंग ज्वाइन किया था तो आपने किस टीम में ज्वाइन किया था, आपकी टीम का कल्चर कैसा था, आपकी टीम में टेक क्या था, आपका ओवरऑल ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा था सैमसंग में। आई थिंक सैमसंग में जब मैंने टीम ज्वाइन की थी वो नॉक्स प्लेटफॉर्म वाली टीम थी। नॉक्स उनका ही एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन है जो कि कंपनीज और गवर्नमेंट्स को वो सेल करते हैं। ओके। ओके। एंड वर्क कल्चर की मैं बात करूं तो सैमसंग का कल्चर काफी कोरिया से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो एक साउथ कोरियन कंपनी है। बट ओवरऑल इंडियन ऑफिसेज में वर्क कल्चर काफी बैलेंस था। नहीं, वो नॉर्मल 9 to 5 जॉब जो कहते हो तुम, उतना आप काम करते हो, शाम को आपके पास अपना टाइम होता है। तो वर्क कल्चर वाइज काफी बैलेंस लाइफ होती है मेरे ख्याल से तो। और इस सैमसंग में आपका जो टीम का वर्क कल्चर था वो कैसे आप डिफाइन करोगे आपकी टीम का वर्क कल्चर। आई थिंक वो हमारी एक यंग टीम थी जिसमें कॉलेज ग्रेजुएट्स थे काफी, और जो कुछ ऐसे थे जो कि लास्ट 3-4 साल में ही जिन्होंने कॉलेज पास आउट हैं। तो ओवरऑल एक यंग टीम थी। और तो जो इन्वायरमेंट था वो भी काफी इंक्लूसिव था, क्योंकि सारे एक जैसे लोग थे और नया डोमेन था। तो लाइक सबके सब एक्साइटेड होते हैं नई चीजें जानने में, तो काफी इंथुसियास्टिक भी कह सकते हैं। ओके, और जैसा मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा था, आपने अराउंड 1.5 साल के आसपास सैमसंग में स्पेंड किया था। तो कब आपको फील हुआ कि सैमसंग से बाहर भी मुझे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए, और किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको एक्सप्लोर करनी है वो आपको कैसे पता चला था। आई थिंक जब मैं सैमसंग में था तो वहां मैं 1.5 साल तक था। हम्म। और ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मुझे लगा था कि अब कुछ अलग करते हैं। हम्म। क्योंकि सैमसंग में जो मेजरली काम था वो मोबाइल डेवलपमेंट की तरफ था, तो मुझे अपना डोमेन भी चेंज करना था। तो इसलिए भी मैंने बाहर देखना शुरू किया था। और धीरे धीरे ऐसे ही मैंने जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करी, और फिर देखा जो ऐसी कंपनीज जहाँ पे मैं आगे फ्यूचर देखूं उनको फिर टारगेट करना शुरू किया। यहाँ पे मेरे दो क्वेश्चन होंगे। पहला, आपने मेंशन किया कि आपने ऐप डेवलपमेंट पे मोस्टली काम किया था। तो जब आप
एंड्रॉयड डेवलपर थे या iOS डेवलपर थे, उसके बाद आपने कैसे अदर एरियाज एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, कि आपको कैसे पता चला कि आपको बैकएंड में जाना चाहिए या फ्रंट एंड में जाना चाहिए या किसी और डोमेन में जा सकते हो आप, तो वो आपने कैसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया जब आप सैमसंग में थे? हाँ, क्योंकि हाँ सैमसंग में क्योंकि थोड़ा काम अलग था, डोमेन अलग था, तो अगर वैसी किसी सिमिलर कंपनीज में स्विच करना रिलेटिवली इजी था, जैसे वन प्लस, ओप्पो। बट अगर दूसरे डोमेन की कंपनीज में अगर स्विच करना था तो थोड़ा डोमेन नॉलेज और क्योंकि प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था तो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए उसके इसमें, क्योंकि एक तो आपके पास वही एक तरीका होता है किसी दूसरे डोमेन शिफ्ट करने का, तो उन पे काफी ध्यान देना पड़ता है। ओके। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे स्विच करने का, तो आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते थे कोड करने में, कितना टाइम इन्वेस्ट करते थे सिस्टम डिजाइन रिलेटेड मटेरियल एक्सप्लोर करने में? इस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? आई थिंक रिसर्च एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये इनिशियली इसमें काफी टाइम लगता है, और इस पे रिसर्च ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार ये सब चीजें फाइनलाइज कर लेते हो, फिर आपके पास एक ही काम होता है, उसे पढ़ना, फिर डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं। तो मैंने भी वही किया था, शुरू में रिसोर्सेज इकट्ठे करे, फिर धीरे धीरे लाइक उनको पढ़ना शुरू किया था, और साथ ही साथ कोड लिखने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती, क्योंकि इंटरव्यूज में आपको कोड लिखना पड़ता है एग्जाम। ओके। और जब आप सैमसंग से बाहर की अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे, तो आपको मेजर क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते जब इस इंडस्ट्री में? मेजर चैलेंजेस वही होते हैं कि जब आप ऐसे डोमेन चेंज करते हो तो थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है रिक्रूटर्स की तरफ से, बट आपके अगर फंडामेंटल सही हैं और जॉब रिक्वायरमेंट्स मेनली जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, उसे पढ़ना। तो क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ऐसी डोमेन स्पेसिफिक नहीं थी इन कंपनीज में, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो जनरल कंसेप्ट ही आपको आने चाहिए तरीके से, तो इसलिए उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप जिस भी रोल में मूव करना चाहते हो उसकी रिक्वायरमेंट है कि कुछ डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, तो आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके। और अगर आप अपने ओवरऑल सैमसंग के एक्सपीरियंस को इलेबोरेट करना चाहो कि आपका ओवरऑल टाइम वहाँ कैसा था, तो आप उसको कैसे पॉजिटिव वे में बताओगे, या किसी को रेकमेंड करोगे सैमसंग ज्वाइन करना है, या किस तरीके से आप इसको आगे बताओगे? आई थिंक सैमसंग एक अच्छी जगह है, लाइक अगर आप कॉलेज से निकल रहे हो तो डेफिनेटली जो एक्सपोजर है वो भी काफी मिलता है आपको, जैसे एक कंपनी लाइक मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है और स्पेशली इतने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पे, तो एक एक्सपोजर तो काफी अच्छा है ही, और इट्स और एक कैसे काम करना है इंडस्ट्री में वो डेफिनेटली वो सब सीखने में भी हेल्प होती है। ओके। और आपका जो सैमसंग में नोटिस पीरियड था वो कितने महीने का था, या ये मैंडेटरी था, इसमें कुछ नेगोशिएट कर सकते थे आप, क्या था इसके बारे में कुछ बताएंगे? आई थिंक सैमसंग में जो नोटिस पीरियड था वो 2 महीने का था, और नेगोशिएबल वो होता है, आप अपने मैनेजर से बात करो, तो आपस में लाइक वो आपस में डिस्कस करके आप उसे कम भी करा सकते हो, बट मैंने तो पूरा सर्व किया था, तो बट कम भी हो जाता है, लाइक आप डिस्कस करके कम भी करवा सकते हो। ओके। मतलब ये नेगोशिएबल होता है आपकी कंपनी के द्वारा। ओके। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि आपको अमेज़न की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, कैसे आपने उसको फाइंड आउट किया? आप किसी दोस्त के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू, लिंक्डइन रेफरल, कैसे आपने उसके बारे में आपको कैसे पता चला? नहीं, अमेज़न के बारे में तो कई सोर्सेज से पता चल गया था, क्योंकि उनकी जॉब ओपनिंग्स भी थी, उनकी करियर साइट पे भी कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी रीच आउट करती थी, बट मुझे जो ब्रेक थ्रू मिला था वो एक मेरी सैमसंग में ही टीम से लाइक पुराने सीनियर्स थे वो लोग, उनके रेफरल के थ्रू मिला था, तो इसलिए थोड़ा इजी हो सकता, इंटरव्यू शेड्यूल करना इजी था आई वुड से, बट हाँ, लेकिन दूसरे चैनल से भी आप जा सकते हो,
जैसे बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, वो भी रीच आउट करती हैं, लिंक्डइन पे भी रिक्रूटर्स रीच आउट करते हैं, तो वो भी एक तरीका फिजिबल है। तो अगर आपको जैसे कि हमारे बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनको एक हम्म, सजेशन देना चाहो कि अमेज़न में अगर उन्हें रेफरल चाहिए तो वो किस तरीके से इस चीज़ को ले सकते हैं और किस तरीके से वो रेफरल ईज़िली ले सकते हैं अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज़ में? तो रेफरल के लिए आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो जो भी एम्प्लॉयज हैं वहाँ के लिंक्डइन पर, और करियर साइट जरूर देखो उस कंपनी की, क्योंकि वो सबसे इजी तरीका है। वहाँ पे करियर साइट पे आप अप्लाई करो। रिक्रूटर्स वहाँ भी, जो कंपनी के रिक्रूटर्स होते हैं, वो रेगुलरली उससे अपडेट करते रहते हैं, तो जो भी एप्लीकेशन आती हैं वो धीरे धीरे उन्हें प्रोसेस करते हैं। ओके, और जब आपने रेफरल जैसे आपने मेंशन किया कि आपने अपनी ही टीम के एक सीनियर के थ्रू रेफरल लगवाया था अमेज़न में, तो रेफरल के कितने टाइम हम्म। बाद आपको अमेज़न से कॉल आ गया था या आपका कितना टाइम लगा था आपका प्रोसेस स्टार्ट होने में? आई थिंक 1 डेढ़ हफ्ते के बाद मुझे कॉल आ गया था रिक्रूटर की तरफ से, हुँ। और तो ज्यादा टाइम नहीं था। ये किस ईयर में आपने अप्लाई किया था? 2020 या 2020 आई गेस? ये 2019 की बात है जब मैंने अमेज़न का इंटरव्यू दिया था। अच्छा, उस टाइम तो कोविड से पहले मोस्टली जो इंटरव्यूज़ होते या थे वो ऑन हाँ, साइट इंटरव्यूज़ होते थे। तो हाँ ऑन आपको साइट इंटरव्यू। हाँ, ओके, आपने ऑन साइट इंटरव्यूज़ दिए थे। तो इसका प्रोसेस कैसा रहता है अमेज़न का जब आपने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया तो? तो आई थिंक अमेज़न का प्रोसेस स्टैंडर्ड ही है कि पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, जिस जो कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बेस्ड ही होगा। हुँ, हुँ। वैसा ही था। उसके बाद फिर ऑन साइट राउंड्स होते हैं। ऑन साइट राउंड्स 3 से 4 ऑन साइट राउंड्स होते हैं। तो मेरा भी सेम ही, कोविड से पहले भी वही प्रोसीजर था, बस पहले ऑन साइट राउंड्स थे वो इन पर्सन होते थे। अब आजकल तो वो ऑनलाइन होने लग गए हैं ऑन साइट राउंड्स में। ओके, और ऑन साइट राउंड्स आपके कितने हुए थे? इस पे कुछ आप बताना चाहोगे? मेरे 4 ऑन साइट राउंड्स थे। हुँ, हुँ। तो 4 ऑन साइट राउंड में से 2 राउंड्स मेनली कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही थे। ओके। एक हायरिंग मैनेजर के साथ, और एक बार रिजर्व राउंड जो होता है वो था। जब आपने बार रेज़र की बात मेंशन करी दी है और हम लोगों को पता है कि हम्म, अमेज़न काफ़ी एम्फसाइज़ करता है अपने लीडरशिप हम्म, प्रिंसिपल्स पे। तो उस टाइम पे भी अमेज़न इतना ही जी। एम्फसाइज़ करता था लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे या अभी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है? हाँ, नहीं अमेज़न में लीडरशिप प्रिंसिपल लाइक काफ़ी उस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है इवन डे टू डे वर्क में। हुँ, तो हुँ। लीडरशिप प्रिंसिपल ज़रूर पढ़ने चाहिए इंटरव्यू से पहले, और एक्चुअली वो प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है ये ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर्स भी उन लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर आपको जज करते हैं। हुँ, हुँ। तो लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं हुँ, अ, हुँ। आपके इंटरव्यू के बीच में। तो ओके, लीडरशिप प्रिंसिपल जरूर पढ़ने चाहिए अमेज़न के, स्पेसिफिकली अमेज़न के लिए। ओके, और जो आपका ये प्रोसेस था ये 1 दिन में कंप्लीट हो गया था या कुछ टाइम लगा था इसको कंप्लीट होने में? आई थिंक मेरे ऑन साइट राउंड्स एक ही दिन में हो गए थे। बस एक बार ऐसा राउंड थोड़ा बाद में हुआ था, क्योंकि उस दिन अवेलेबिलिटी नहीं थी इंटरव्यू की, तो वो 1 डेढ़ हफ्ते बाद हुआ था। ओके, और जैसा कि मतलब जब मैं स्विच करना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे थोड़ा-सा बफर टाइम चाहिए रहता है। तो मतलब मैं कंपनी में अप्लाई अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद में मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए रहता है प्रिपरेशन का। तो क्या उस हम्म, टाइम पे ऐसा था कि आप हम्म। अप्लाई करने के बाद में रिक्रूटर से थोड़ा-सा टाइम ले सकते हो कि मुझे इतना प्रिपरेशन करना है, इतने प्रिपरेशन के लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए। तो ऐसा कुछ? हाँ, हुँ, हाँ, अगर आपको टाइम चाहिए तो रिक्रूटर से बात करो, और जनरली वो टाइम दे देते हैं, हुँ, 1 2 हफ्ते, या 1 मंथ भी। हुँ, हुँ, बट लेकिन अगर आप 1 महीने बाद भी अगर आप अपीयर होना चाहो तो उतना चलता है। हुँ, बस उस टाइम तक वो ओपनिंग अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, और मतलब आपको जब अमेज़न से ऑफ़र रोल आउट हुआ था तो डायरेक्टली आपका कोई नेगोशिएशन हुआ था रिक्रूटर से या आपने डायरेक्टली ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया था? आई थिंक जब उन रिक्रूटर का फर्स्ट कॉल आया था तो 1 और 2 राउंड ऑफ नेगोशिएशन था।
और उसके बाद मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया था। और जब आपको ऑफर मिला तो उस टाइम कैसी फीलिंग थी आपकी? आपको कैसा फील हुआ कि भाई फोड़ दिया है, अब तो लाइफ सेट है? कैसा फील आया था आपको? फोड़ दिया है लाइफ सेट तो नहीं पता था तब भी। तो डेफिनेटली वो एक अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हो तो उस प्रोसेस से गो थ्रू होने के बाद फाइनली अगर आपका आउटकम सेलेक्टेड आता है तो वो एक अच्छी फीलिंग होती है। हम्म। और उसके बाद तो फिर वंस यू ज्वाइन इन द कंपनी तो फिर नई कंपनी के हिसाब से वहाँ का काम होता है, तो धीरे धीरे आप वो भी चीज सीखते हो। बट उस मोमेंट में तो हाँ अच्छा लगता ही है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होता है। ओके। और आपका ज्वाइन करने के बाद में ओवरऑल ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक, अमेजोन में ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस काफी फास्ट था। ओवरऑल अमेजोन का जो वर्क स्टाइल है वो थोड़ा फास्ट पेस्ड होता है, तो उसी हिसाब से फर्स्ट डे से आप टीम में ऑनबोर्ड पूरी तरीके से करना शुरू कर देते हो, प्रोडक्ट समझने लग जाते हो। और टीम भी काफी सपोर्टिव होती है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आपके मैनेजर जो टीम मेंबर्स हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं, तो उससे डेफिनेटली हेल्प मिलती है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में भी। ओके। और हम लोगों ने बाहर से स्टिल डे वन एट अमेजोन बहुत सुना है, तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है अमेजोन में? अरे ये अमेजोन में फिलोसफी है, इट्स स्टिल डे वन। इसका मतलब है कि जैसा आप डे वन पे फील कर रहे हो वही आप रोज वही आप 5 साल बाद भी फील करोगे। तो वो जो एक्साइटमेंट होती है, वो जो इंथुजियाज्म होता है कुछ नया करने का, वो हमेशा बना रहना चाहिए आपके में। और जो वर्क एनवायरनमेंट है अमेजोन में वो ऐसा ही है कि आप 5 साल बाद भी आप ऐसे सोचोगे अरे मैं तो अभी नया आया हूँ। आई थिंक डे वन जो अमेजोन में फिलोसफी है वो यही है कि इवन आपको चाहे 4 4 5 साल या 10 साल भी हो जाए कंपनी में, आप जो फील करते हो, जो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि आप अपने फर्स्ट डे जैसा ही फील करते हो। क्योंकि अमेजोन इतने सारे बिजनेसेस में है, इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, तो नो वन एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ पता होगा, और आप हर दिन कुछ नया सीखते हो, जस्ट लाइक योर डे वन। ओके। और जैसा कि आपने मेंशन की अमेजोन की बहुत सारी बिजनेस लाइंस हैं, तो आपने जब अमेजोन ज्वाइन किया था तो आपने किस टीम को ज्वाइन किया था? कुछ शेयर करना चाहोगे? मैंने अमेजोन जब ज्वाइन की थी, हाँ मैंने पेमेंट्स में ज्वाइन किया था। अमेजोन जो लाइक ई कॉमर्स साइट पे जब हम कुछ भी खरीदते हैं, तो जो पेमेंट्स का जितना पार्ट होता है वो उसी ऑर्ग में मैंने ज्वाइन किया था, और हमारी टीम जो है फ्रंट एंड साइड देखती थी उसका। तो आई थिंक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि टीम स्विचिंग का प्रोसेस कितना, मतलब अमेजोन में टीम स्विचिंग का कल्चर कैसा है और क्या प्रोसेस है टीम स्विचिंग का, और क्या ये हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंस पे कुछ इम्पैक्ट डालता है इंटरनल टीम स्विच? अमेजोन में टीम स्विचिंग का प्रोसेस आई वुड से कि थोड़ा इजी है। इजी इन द सेंस कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या, आपको अपना करियर कैसा चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई और टीम में ज्यादा अच्छा काम है, वहां आप होते तो आपकी ग्रोथ ज्यादा होती, तो आप उस टीम के मैनेजर को रीच आउट करो, या फिर एक इंटरनल जॉब पोर्टल होता है वहां जाके देखो कि क्या वो टीम हायर कर रही है, और उसके बेस पे अगर वो हायर कर रही है तो आप उस मैनेजर को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो कि मुझे आपकी टीम अच्छी लगी, आपका काम अच्छा लगा, तो मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर वो मैनेजर डिसाइड करता है कि अगर आप उसको हायर करना है तो जैसे किसी भी एक्सटर्नल कैंडिडेट का इंटरव्यू प्रोसेस होता है वैसे ही इंटरनली भी होता है। उतना रिग्रेस नहीं, बट एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है उसमें भी, ताकि उसमें वो टीम देखती है कि क्या उस टीम के लिए आप बेस्ट फिट हो या नहीं। ओके। और ये टीम स्विचिंग में मतलब आपको केटी वगैरह देना पड़ता है या फिर आप जस्ट स्विच कर सकते हो? अरे जब भी आप टीम स्विच करते हो तो क्योंकि आपकी करंट टीम में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपके पास, तो उसका नॉलेज ट्रांसफर आपको दूसरी टीम में मूव करने से पहले देना ही होता है। तो वो म्यूचुअली डिस्कस करने के बाद आप डिसाइड कर लेते हो कि कितने दिनों बाद आप नई टीम में मूव करोगे, तो तो मूव करने से पहले आप जो भी नॉलेज है वो ट्रांसफर करके जाते हो आपकी करंट टीम को। और मैंने अपने कुछ ऐसे
कलीग से सुना है कि जब आप इंटरनल टीम स्विच करते हैं अमेजोन में तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है जैसे कि आप एक एक्सटर्नल कैंडिडेट हो। ये सही में सच है क्या? हाँ, तो वो वो नोटिस पीरियड इसीलिए होता है कि जो भी आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसे खत्म करो, ताकि जो टीम है वो सफर ना करे। तो जैसे जो नोटिस पीरियड इसीलिए होता है इसमें भी, हम्म। यूजुअली 1 महीने, मैक्सिमम 1 महीने या 45 डेज का होगा। बट वो आप जिस भी नई टीम में जा रहे हो, आपकी और जो एग्जिस्टिंग टीम है, दोनों आपस में मिलकर म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कितने दिन के लिए हो। ओके। और जैसा कि मुझे पता है कि आप करंटली एक SD2 हो, तो जब आपने ज्वाइन किया था अमेजोन तो आपने किस डेजिग्नेशन पे ज्वाइन किया था अमेजोन? मैंने SD1 ज्वाइन किया था यहाँ पे, फिर ओवर द टाइम मैं प्रमोट हुआ SD2 में। ओके। और अगेन आप जब प्रमोट हुए तो उस प्रमोशन का कोई एक डिफाइंड प्रोसेस है या फिर मतलब ओवरऑल प्रोसेस क्या था आपके प्रमोशन का? नहीं, प्रमोशंस अमेजोन में काफी स्ट्रीमलाइंड है और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। हम्म। यहाँ हर रोल की एक रोल गाइडलाइन है, हम्म। और हर जॉब लेवल के लिए जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो भी क्लियर है। तो अगर आपको प्रमोट होना है तो आप रोल गाइडलाइन देखो और समझो कि जिस भी रोल पे या फिर लेवल पे आपको प्रमोट होना है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और अगर आपको उस एक्सपेक्टेशन तक जाना है तो क्या ग्रोथ एरियाज होंगे, तो ओके। वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और फिर उन ग्रोथ एरियाज के साथ अपने मैनेजर के साथ काम कर, उन ग्रोथ एरियाज को लेकर अपने मैनेजर के साथ काम करो कि कैसे से ओवरकम करें हम। ओके। और अगर हमारे कुछ व्यूअर्स को आप जो अमेजोन से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप उनको कुछ एक सजेशन देना चाहो कि कैसे आप अपना प्रमोशन का जो पाथ है उसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर सकते हो, क्या चीज़ें आप अपने मन में रख सकते हो जब आप एक प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप कुछ क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आई थिंक प्रमोशंस के लिए अप्लाई करने में सबसे बड़ी चीज होती है कि आप समझे कि जिस भी लेवल या रोल पे आपको प्रमोट होना है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर जो भी ग्रोथ एरियाज आपने आइडेंटिफाई करे उनके साथ उनको लेकर अपने मैनेजर के साथ काम करो और ट्राई करो कि हम कब तक इसे ओवरकम कर सकते हैं। तो कोई एक फिक्स टाइमलाइन नहीं है कि जिस टाइमलाइन में आप प्रमोट हो सकते हो, एज लॉन्ग एज यू कैन शो कि जिस भी लेवल पर आपको प्रमोशन चाहिए उस लेवल का काम आप ऑलरेडी कर रहे हो और वो भी कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो प्रमोशंस काफी इजी है। तो मेन यही है कि जिस भी लेवल पर आपको जाना है उस लेवल का काम आपको कंसिस्टेंटली डिलीवर करना पड़ेगा, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आप प्रमोशन के लिए आप रेडी हो। ओके। और इस प्रोसेस में मैनेजर का कितना बड़ा रोल, मतलब आपके मैनेजर, मतलब आपका जो मैनेजर है उसका कितना बड़ा रोल प्ले, मतलब उसका रोल जो है वो कितना बड़ा होता है आपके प्रमोशन में? तो मैनेजर का एक काफी बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैनेजर ही आपने जो काम किया है उसको प्रेजेंट करता है लीडरशिप को और बाकी फीडबैक प्रोवाइडर्स को कि इस कैंडिडेट का इतने टाइम से जो इसने काम किया है वो ऑलरेडी इस लेवल का है, ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे डिलीवर हो रहा है। तो आपका मैनेजर वो प्रेजेंट करता है, वो फीडबैक लेता है लीडरशिप से और फीडबैक प्रोवाइडर से। तो मैनेजर का कन्विंस्ड होना कि आप नेक्स्ट लेवल का काम ऑलरेडी कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। ओके। और आपके जो पीयर्स हैं, मैंने सुना है बहुत सारी कंपनीज में 360 फीडबैक भी कलेक्ट करते हैं, विच इज नथिंग बट कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम योर पीयर्स, तो वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रमोशंस में? तो अमेजोन में ये जरूर होता है, तो सिर्फ आपका मैनेजर कन्विंस हो ये काफी नहीं है, क्योंकि अगर आपका मैनेजर कन्विंस्ड है तो वो भी बायस्ड हो सकता है। इसलिए जो फीडबैक होता है पीयर से वो काफी मैटर करता है। आप जिस भी लेवल पे प्रमोट होना चाहते हो उस लेवल पे जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनसे कलेक्ट फीडबैक लिया जाता है कि उन्हें लगता है कि आप रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए। तो वो फीडबैक भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और इन सब जगह से फीडबैक कलेक्ट करने के बाद ही एक डिसीजन लिया जाता है किसी प्रमोशन का। ओके। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि लीडरशिप प्रिंसिपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जब आप अपना मॉर्निंग में एक अपना नॉर्मल डे स्टार्ट करते हो वर्क के लिए, तो वो लीडरशिप प्रिंसिपल्स आप कितना अपने वर्क कल्चर में लाते हो और कितना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है जब आप अपना एक नॉर्मल डे स्टार्ट करते हो?
आई थिंक Amazon की लीडरशिप प्रिंसिपल पार्ट ऑफ रेगुलर डे टू डे जॉब ही है। जब भी आप कुछ भी काम कर रहे होते हो तो लीडरशिप प्रिंसिपल आप जरूर देखोगे हर जगह। बाकी कुछ कंपनीज में मैंने सुना है कि उनके प्रिंसिपल्स होते हैं बट वो अप्लाई नहीं होते, बट Amazon में आप जब भी देखोगे लोग बात करते हैं लीडरशिप प्रिंसिपल्स की टर्म में ही। जब आप जैसे डीप डाइव है, आपने कितना डीप डाइव किया, आप जिस भी का काम कर रहे हो, आप कुछ नया डिजाइन बना रहे हो तो थिंक बिग है, आप उसमें कितना थिंक बिग करते हो अपने डिजाइन को लेकर। तो ये जो लीडरशिप प्रिंसिपल है वो सिर्फ किताबों में नहीं है, डे टू डे जो लाइफ है, ना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल में, हर रोल में, अगर आप चाहे प्रोडक्ट मैनेजर भी हो, प्रोग्राम मैनेजर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर, टेस्टर, आप किसी भी रोल में हो, जो अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं वो पार्ट ऑफ योर जॉब है। तो वो आप जैसे जब आप अमेजोन में आओगे तो वो अपने आप आपके अंदर वो हैबिट आ जाएगी, वो कल्टीवेट होगा ओवर द टाइम कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुछ अलग है। ओके और मुझे पर्सनली जो इनका एक लीडरशिप प्रिंसिपल है ओनरशिप, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि यू ओन वॉट एवर यू बिल्ड। तो ओनरशिप लेना अपने काम की एक बहुत बड़ी मतलब अपनी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर चाहे अगर आप एक SD2 हो तो आप अपनी टीम की ओनरशिप लेते हो, SD1 हो तो आप अपने टास्क की, अपने पीयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। तो ये जो ओनरशिप वाला लीडरशिप प्रिंसिपल है वो आप किसी भी कंपनी में ऑलमोस्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो यू स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप, तभी आप अपने मैनेजर का थोड़ा सा बर्डन ऐसे रिड्यूस करते हो। ठीक है, तो आपने अमेजोन में 2019 में ज्वाइन किया था और फिर आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई कब किया था? मैंने 2020 में ज्वाइन किया था अमेजोन। अच्छा, और मेरा प्रमोशन हुआ था 2021 में, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद मेरा प्रमोशन हुआ था। ओके, बट प्रमोशन इफेक्टिव होने से पहले ही आप, जैसे मैंने बताया कि आप जो नया रोल है उस लेवल पर ऑलरेडी डिलीवर कर रहे होते हो, तो वो आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि आप जिस भी लेवल पे प्रमोट होना चाहते हो कि उस लेवल की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और वैसे ही आप काम करना शुरू करो। ये आपको हैबिट में लाना पड़ता है। तो आप जब आप प्रमोट होते हो उससे पहले ही आप उससे पहले ही आप उस लेवल का काम ऑलरेडी कर रहे होते, तो आपको काम में कुछ इतना नया फील नहीं होगा क्योंकि ओवर द टाइम आप सीख चुके हो। ओके, और जैसा कि मुझे पता है, मतलब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी चेक करके रखी है, आप अभी अमेजोन सिएटल में SD2 काम कर रहे हो और आपने ज्वाइन किया था चेन्नई ऑफिस। तो आपको वो चेन्नई ऑफिस से सिएटल का ट्रांजिशन कब हुआ और कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था उसका, उसके बारे में कुछ आप शेयर करेंगे अपने इस जर्नी पे? तो सिएटल में आया था 2022 में और वो भी एक इंटरनल स्विच ही था। मैंने कुछ जो टीम्स थी सिएटल में उनके बारे में देखा था, थोड़ी रिसर्च की थी और कुछ 5-6 टीम्स सेलेक्ट की थी और फिर सबके मैनेजर से मैंने बात की थी एंड फाइनली एक टीम मैंने चूज करी, फिर उसमें मूव हुआ था। और इस प्रोसेस में कितना फ्रिक्शन आता है आपके मैनेजर से या आपके जो आपकी जो लीडरशिप टीम है उससे कितना फ्रिक्शन आता है, कितना स्मूथ है ये ट्रांजिशन? नहीं, अमेजोन में ये ट्रांजिशन मैं कहूँगा स्मूथ है क्योंकि अमेजोन में लाइक वी ऑल से कि यू ओन योर करियर। सो आपको अपने करियर में क्या करना है, कैसे ग्रो करना है, या आप डिसाइड करोगे। तो इफ यू फील कि जिस भी टीम में आप जाना चाहते हो वो टीम में आपकी करियर ग्रोथ अच्छी होगी और वो टीम जो काम कर रही है उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो नो वन कैन स्टॉप यू है। ओके, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, लेट्स से वो अमेजोन की दूसरी, हमें पता है कि अमेजोन ऑलमोस्ट इंडिया के अमेजोन वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर कंट्री में, तो अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किसी और लोकेशन पे आउटसाइड इंडिया अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? आउटसाइड इंडिया अप्लाई कर, आप उस अमेजोन की करियर साइट पे जाइए, उस लोकेशन की, अगर वो US है तो amazon.com का जो करियर पेज है वहाँ देखिए। अगर आपको जैसे यूरोप जाना है, जर्मनी, डब्लिन, तो आप वहाँ का करियर पेज देखिए, वहाँ जो ओपनिंग्स हैं तो उससे पता चल जाएगा वहाँ कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं किस किस जॉब रोल के लिए, और उन पे फिर अप्लाई कीजिए। और जब आप इंडिया से बाहर अप्लाई कर रहे होते हो तो एक एडिशनल चीज जो होती है वो होती है वीजा रिक्वायरमेंट।
तो वो जरूर देखिए कि जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो वहाँ की वर्क वीजा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो क्योंकि वो वीजा गवर्नमेंट इशू करती है, तो अमेजोन को भी जो वहाँ के गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, वो फॉलो करनी होगी वीजा में। तो अमेजोन डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको वर्क वीजा दिलवाने में, बट क्योंकि वो अमेजोन के भी बाहर का प्रोसेस होता है, लाइक गवर्नमेंट ओन करती है उसे, तो जो उसमें फ्रिक्शन हो सकता है वो डिपेंड कर सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे यूरोप में अगर आप जाओगे तो वहाँ की वर्क वीजा रिलेटिवली इजी है यूएस के कंपैरिजन में। ओके, और अमेजोन कितना सपोर्ट करता है बोथ फाइनेंशियली एंड आपको इस ओवरऑल प्रोसेस में जब आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हो? जब आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो अमेजोन आपको फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट करता है। आपके रिलोकेशन, आपकी जो भी वीजा एक्सपेंसेस होते हैं उससे लेकर आप रिलोकेट करेंगे नई जगह पे, उसमें भी ट्रैवल एक्सपेंसेस और आपकी जो शिपमेंट होती है उसका भी अमेजोन पूरा टेक केयर करता है। तो इस मामले में आई वुड से कि अमेजोन काफी सपोर्टिव है। आप किसी भी लोकेशन पे आप मूव करना चाहो तो एज लॉन्ग एज अमेजोन को ऐसा लगता है कि आप एक बेटर फिट हो वहाँ की टीम के लिए और आपको वहाँ पे जॉब ऑफर अगर हुआ है तो जो रिलोकेशन का जो भी एक्सपेंस होता है उसमें अमेजोन पूरा सपोर्ट करेगा। बस वीजा की जो रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट स्पेसिफिक होती है तो वहां पे थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप किस कंट्री में जा रहे हो, वहां की वीजा रिक्वायरमेंट कैसी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हमें पता है कि इंडिया में जो अमेजोन का इंटरव्यू प्रोसेस है वो हमें लीड कोड या दूसरी जो साइट्स हैं उन पे पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन जो बाहर की जब कोई कैंडिडेट बाहर की लोकेशंस पे अप्लाई करता है आउटसाइड इंडिया तो उनके जो प्रोसेसेस हैं या उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसका काफ़ी कम डॉक्यूमेंटेशन या काफ़ी मटेरियल अवेलेबल कम है, तो जो उनका प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है इंडिया के या फिर उस प्रोसेस में भी कुछ चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द वर्क वीजा एंड ऑल? तो आई थिंक अमेजोन या किसी भी ऐसी एमएनसी में अगर जब आप देखोगे तो जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो काफी स्ट्रीमलाइन होता है। तो आप किसी भी लोकेशन के लिए इंटरव्यू दो तो इंटरव्यू प्रोसेस में इतना फर्क नहीं आएगा, वो वैसा ही रहेगा जैसा इंडिया में है। क्योंकि जब आप इंडिया में भी काम करते हो तो आप काम कर रहे होते हो लाइक हर लोकेशन की टीम के साथ काम कर रहे होते हो। तो जो बार होता है अमेजोन में घुसने का या किसी भी टीम के साथ काम करने का वो काफी स्ट्रीमलाइन है और वो ऑलमोस्ट हर जगह हर लोकेशन पे वैसा ही रहता है। ओके, तो ऑलमोस्ट आप सिमिलर काइंड ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस एक्सपेक्ट करते हो फिर चाहे आप इंडिया में अप्लाई करो या इंडिया के बाहर अप्लाई करो। ओके, ये हमारे व्यूअर्स को कुछ नुआंसेस हो सकते हैं, वो काफी कंट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं। जैसे यूरोप में कुछ जो लेबर लॉज हैं उसके हिसाब से अगर थोड़े बहुत ट्वीक करने पड़ते हैं अगर इंटरव्यू प्रोसेस तो वो अमेजोन जरूर करेगी। बट इन जनरल 80 to 90% जो प्रोसेस है वो सिमिलर ही रहेगा। अच्छा, ओके, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा आपको क्योंकि प्रोसेसेस आर ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। और हम लोगों ने मोस्टली सुना है कि जो लोग बाहर की कंट्रीज में अप्लाई करते हैं आउटसाइड इंडिया दे आर मोस्टली लुकिंग फॉर इंटरनेशनल एक्सपोजर, लेकिन क्या आपने जब इंडिया के ऑफिस से सिएटल के ऑफिस में काम करना स्टार्ट किया तो आपको क्या मेजर डिफरेंसेस देखने को मिले इन द वर्क प्लेस? वर्क प्लेस में मैं कहूँगा कि ज्यादा इतने मेजर डिफरेंसेस नहीं होंगे क्योंकि जब आप इंडिया में भी काम कर रहे हो तब आप सिर्फ इंडिया की टीम्स के साथ नहीं हर जगह की टीम्स के साथ काम कर रहे होते हो। तो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो और क्योंकि कोविड के टाइम में सब कुछ वर्चुअली ही था तो जो काम करने का तरीका है, मीटिंग्स हैं, वो आप उसमें ऑलरेडी हैबिचुअल होते हो तो उसमें इतना फर्क नहीं आएगा। बट थोड़े बहुत जो कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं वो जरूर होंगे। जैसे यूरोप में लेबर लॉज काफी स्ट्रिक्ट है तो लाइक लेट नाइट काम करना वहाँ ऑफिसेज में अलाउड नहीं है, वहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट लॉज है तो इसलिए वो चीज आपको नहीं दिखेगी वहाँ पे।
बट इन जनरल जो वर्क प्लेस में जो एनवायरनमेंट है वो काफी सिमिलर रहेगा हर जगह पे। ओके, मतलब ऑलमोस्ट आपको सिमिलर एनवायरनमेंट ही मिलेगा, फिर चाहे यस। आप इंडिया के ऑफिस से काम कर रहे हो या फिर किसी और कंट्री के ऑफिस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हमारे जो एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके लिए, कि अगर वो अमेजोन में अप्लाई करते हैं फॉर SD1, SD2, SD3 किसी और पोजीशन के लिए, तो वो ओवरऑल प्रोसेस क्या रहता है हायरिंग का अमेजोन में? हायरिंग का प्रोसेस हर रोल के हिसाब से थोड़ा डिफर करता है। हम्म। मैं कहूँगा कि क्योंकि हर रोल की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो उस हिसाब से जो इंटरव्यू लूप होता है वो सेटअप होता है, उसमें कितने राउंड्स होंगे। बट जनरली 3 से 4 राउंड्स आप एक्सपेक्ट करो किसी भी रोल के लिए। हम्म। और वो जो राउंड्स किस चीज पे होंगे वो आपके रोल स्पेसिफिक होंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सिस्टम डिजाइन, ये सब काफी जनरल है और जरूर मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए। ओके, तो मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं SD2 पोजीशन के लिए अप्लाई करता हूँ अमेजोन में अभी, तो किस तरीके के राउंड्स में एग्जैक्टली किस तरीके के राउंड्स में एक्सपेक्ट कर सकता SD2 के लिए भी कुछ कोडिंग राउंड्स होंगे जिसमें मेन फोकस होगा आपकी डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथमिक नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, हूँ? और सिस्टम डिजाइन पर आपकी कितनी अच्छी कमांड है, हाई लेवल, लो लेवल डिजाइन, ये सब जो होते हैं एक मेजर फोकस एरियाज होते हैं किसी भी SD2 के लिए। और Amazon लीडरशिप प्रिंसिपल्स, तो स्पेशली मैं कहूँगा कि Amazon लीडरशिप प्रिंसिपल्स एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है Amazon के हायरिंग प्रोसेस का। तो वो लाइटली नहीं लेता है Amazon, उसका भी काफी एक सिग्निफिकेंट वेटेज होता है इंटरव्यू में। और ये जज करने का कोई क्राइटेरिया या कोई भी टीममेट जज कर सकता है, जो भी इंटरव्यू लूप का पार्ट है? तो Amazon इंटरव्यू लूप में एक स्पेसिफिक राउंड होता है, बार रेजर राउंड। वो बार रेजर राउंड का वो भी एक नॉर्मल राउंड ही होता है, बट बार रेजर का एक स्पेसिफिक रोल होता है इंटरव्यू लूप में कि वो इंश्योर करे कि जो भी इंटरव्यू हुआ है वो एक ट्रांसपेरेंट है और उसमें कोई बायसनेस नहीं है, ना कैंडिडेट के लिए ना कैंडिडेट की तरफ से। और एक कैंडिडेट के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि Amazon में जब भी आप इंटरव्यू देते हो कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो कस्टमर ऑफ Amazon। तो चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आप Amazon के कस्टमर जरूर हो। इसलिए Amazon हमेशा चाहती है कि आपके लिए एक फेयर प्रोसेस हो और एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, इंटरव्यूइंग एक्सपीरियंस हो। ओके। और रिसेंटली मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी लिंक्डइन पे, जहाँ पे आपने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया था कि आप रिसेंटली बार रेजर बने हो अमेजोन में। तो वो आपका क्या मतलब बार रेजर कोई एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन है, एक स्पेसिफिक रोल है, या क्या है बार रेजर? बार रेजर एक Amazon में एक वॉलंटरी प्रोसेस है। जब आप इंटरव्यूइंग एक्सपीरियंस है कैंडिडेट का, उससे आप उसका बार रेज करते हो, और प्लस जो Amazon में कोई भी किसी भी रोल के लिए कोई भी कैंडिडेट आएगा तो वो एक सर्टेन बार के अबव ही आए, वो इंश्योर करते हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी टीम के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो मे बी टीम भी बायस हो सकती है आपके लिए, क्या पता जो हायरिंग मैनेजर है वो आपका दोस्त हो, तो उस केस में जो फेवरेटिज्म ना हो, या फिर आप अगर किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से हैं, रेस से हैं, उसकी वजह से आपके साथ बायसनेस ना हो। इसको जज करने का प्रोसेस है वो बार रेजर टेक केयर करता है, और बार रेजर इंश्योर करता है कि कैंडिडेट के साथ कहीं से भी कोई बायसनेस नहीं हो, एंड ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू है वो इंश्योर रहे, और जो भी कैंडिडेट आएगा वो 50% उस रोल में जो Amazon में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनसे बेटर हो। तो हर एक नया इनकमिंग कैंडिडेट शुड बी ए बार रेजिंग कैंडिडेट। तो जो 50% उस रोल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे आप SD2 के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो 50% Amazon में जो SD2 है आपको उनसे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो काम बार रेजर का होता है। ओके।
और इसका कोई स्पेशल पर्क होता है, मतलब अगर आप बार रेजर बन जाते हो विद इन दी कंपनी तो कोई कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं इस रोल के? नहीं, एक्स्ट्रा बेनिफिट तो नहीं है इसके कोई। हम्म। आपको अपने रेगुलर डे टू डे काम के साथ ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी होती है। हम्म। बट दिस इज जस्ट अ वे कि अ, आपको अगर हायरिंग में और मेंटरिंग में इंटरेस्ट है तो आप अमेजोन को उसमें हेल्प करते हो, ताकि अमेजोन में जो भी इनकमिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी क्वालिटी, उनका बार मेंटेन रहे, और ओवरऑल अमेजोन में जो आपके पीयर्स हैं हम्म। वो वो अच्छे हों। तो ये इंश्योर करने का एक गिविंग बैक टू द सोसाइटी वे है एज अ बार रेजर। ओके। और इसको अप्लाई करने का कोई प्रोसेस है या कोई स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस है, या फिर कैसे कोई एक सर्टेन लेवल पे आपको होना चाहिए कि एस डी हाँ, वंस या एस डी टूज अप्लाई नहीं कर सकते या क्या? नहीं ऐसा नहीं है, बट आप एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके बाद अगर उतना टाइम आपने अमेजोन में स्पेंड कर लिया है तो डेफिनेटली, अगर आप चाहते हो बारिश से बनना तो उसके लिए एक प्रोसेस है। आप वो प्रोसेस फॉलो कीजिए, और वो ओवर द टाइम उसमें जो कैसे एक बार रेजर ये सब इंश्योर करे, उसकी भी एक जर्नी है। और उस जर्नी के बाद ही फाइनली किसी को बार रेजर डिक्लेयर किया जाता है। तो ओके। इट टेक्स टाइम, और वो भी एक लर्निंग है कहूँगा। ओके। ओके। और जब हम लोग बात कर रहे हैं वर्क कंपनी में इतनी स्पेसिफिक चीज़ों की कि आप अपने पीयर्स का जो टेक्निकल लेवल है, मतलब जो बार रेजर्स हैं वो जस्ट टू इंश्योर करते हैं कि आपके जो इनकमिंग कैंडिडेट्स हैं वो ओवरऑल कंपनी का बार रेज कर रहे हैं, है ना? तो हाँ, आपकी जो कंपनी का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कैसा है, या बाहर से आने वाले एक बंदे को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जो एक नई टीम में ज्वाइन कर रहा है अमेजोन में? तो अमेज़न में मैं कहूँगा काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा जब हम्म। आप किसी भी टीम में ज्वाइन करोगे तो। क्योंकि अमेज़न इतने सारे बिजनेस लाइंस में है, तो एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं, और जो भी इंडस्ट्री में जो भी नई टेक्नोलॉजीज होंगी वो अमेज़न ट्राई करता रहता है कि उनको अडॉप्ट करे। और स्पेशली इतने बड़े स्केल पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उस स्केल के लिए प्रोजेक्ट्स डिजाइन करना, हैंडल करना, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो वो जब आप यहाँ ज्वाइन करते हो वो धीरे धीरे सीखते हो, और आप सीखते हो कि कोई नई चीज अगर कैसे मार्केट तक ले जानी है, राइट फ्रॉम जब आपने सोचना शुरू किया बिजनेस कैसे क्रिएट होगा उससे। और स्पेशली अमेज़न कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो जो स्केल ऑफ प्रोडक्ट है वो एक काफ़ी ह्यूज होता है। और हम्म। क्योंकि अमेज़न बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज में भी है, हर कंट्रीज में के लॉज अलग हो सकते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है वो भी उस तरीके से आपको सोचना होता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज काफी होंगी, और फास्ट पेसिंग एनवायरनमेंट होता है तो चैलेंजिंग भी होता ही है। ओके। ओके। और आप अभी जिस टीम में काम कर रहे हो, आपकी उस टीम में टेक मोस्टली आप अपनी डे टू डे लाइफ में क्या ज़्यादा यूज़ करते हो? आई थिंक टेक हमारे बेस में भी अमेज़न के काफी इंटरनल फ्रेमवर्क्स होते हैं, टूल्स होते हैं। हम्म। एक्सटर्नली बात करूं तो मोस्टली जैसे मेरी टीम में स्पेसिफिकली अभी जावा होता है, जावा में जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है उसी पर बेस इंटरनल फ्रेमवर्क है हमारे, उनके साथ मतलब हम काम करते हैं। स्काला स्काला है, कॉटलिन एक फ्रंट एंड के लिए, रिएक्ट। सो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या प्रोडक्ट है उस हिसाब से टेक भी डिफर कर सकता है। बट जो भी इंडस्ट्री में भी लाइक लेटेस्ट ट्रेंड्स होंगे वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और कोई एक नया कैंडिडेट जिसने पहले कभी इन सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम नहीं किया है, तो क्या उसको इनफ टाइम मिलेगा सीखने के लिए कि वो ऑन द जॉब सीख सके वाइल डिलीवरिंग डिलीवरेबल्स? हम्म। हाँ, सीखने के लिए भी काफी टाइम होता है। अगर आपको कुछ चीज नहीं आती है तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए। तो और इंटरनली काफी रिसोर्सेज होते हैं, आप सीख सकते हो। AWS के बारे में अगर आपको सीखना है तो उसके लिए इंटरनल क्लासरूम्स हैं और वर्कशॉप्स हैं कई सारी। आप उनके
आप उनको पढ़ो, जो इंटरनल विकीज होते हैं लोगों ने बनाए हैं, और लोग भी सपोर्टिव होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप सीखने के लिए टाइम ले सकते हो उसको। ओके। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनीज जो है इंडिया में, बहुत सारे स्टार्टअप्स AWS को काफ़ी यूज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एज अ स्किल आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जब आप उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यूज देते हो। तो क्या अमेजोन खुद भी AWS यूज़ करता है, या किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रहती है अराउंड AWS? तो अमेज़न खुद भी AWS यूज़ करता है, और हमारे पास हमारा लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हम्म। वो भी होता है। तो एक मिक्स भी हो सकता है, और मिक्स भी हो सकता है, और या फिर लेगेसी भी हो सकता है, या फिर AWS भी हो सकता है। डिपेंड हम्म। करता है आपकी टीम का प्रोडक्ट कैसा है। हम्म। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सीखने के लिए आपको टाइम होता ही है। तो AWS सर्विसेज अगर आपको नहीं भी आती हैं तो आप सीख सकते हो यहाँ पर आकर भी। वो एक रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपको आनी ही चाहिए। ओके। और आपकी करंट टीम में कोई ऑन कॉल भी है? मतलब आपके जो प्रोडक्ट हैं, आपको डेफिनेटली बिल्ड करने के बाद में उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो जैसा कि अमेज़न खुद बोलता है कि यू बिल्ड इट, यू ओन इट। तो अगर यस। आपकी टीम में प्रोडक्ट है तो आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस के लिए आप किस तरीके की सॉफ्टवेयर साइकिल यूज़ करते हैं अमेज़न में? तो अमेज़न में ऑन कॉल इसी का पार्ट होता है। ऑन कॉल जो होता है वो टेक केयर करता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है हुँ। उसके लिए जो भी क्वेरीज आती हैं क्लाइंट से, कस्टमर से, उनके उनको टैकल करना, उनको रिस्पॉन्ड करना, ताकि आपकी जो भी आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो हेल्थी रहे। हुँ, ये हुँ। ऑन कॉल का काम होता है। ऑन कॉल यूजुअली वीकली, बाई वीकली भी हो सकते हैं। हुँ, हुँ। वो हर टीम के हिसाब से हर टीम के लिए डिफर करते हैं। हुँ, बट हुँ। जनरली लाइक एक ऑन कॉल होता ही है हर टीम से, हुँ, हुँ। हर हर टाइम के लिए, जो कि क्लाइंट क्वेरीज और कस्टमर क्वेरीज के को रिस्पॉन्ड करेगा। ओके। और ये मोस्टली ये मतलब रोटेट होता रहता है पर वीक या एवरी 2 हाँ, वीक्स? हाँ। तो टीम में हर किसी को ऑन कॉल करना ही होता है, सो ताकि हर जो वो नॉलेज है वो हर किसी में शेयर हो। और ये टिपिकल प्रोसेस क्या रहता है ऑन कॉल का, कि कोई नया टिकट आया या नया कोई प्रॉब्लम आई किसी प्रोडक्ट में, तो आपको ऑन स्पॉट रिजॉल्व करनी होती है या उसके लिए भी आप कुछ बफर टाइम ले सकते हो? वो डिपेंड करता है, और लाइक इश्यूज कैसे हैं, वो टिकट कैसी है, उसकी क्रिटिकलिटी क्या है। अगर क्योंकि अमेज़न का लीडरशिप प्रिंसिपल है कस्टमर ऑब्सेशन, सो अगर कोई भी इशू ऐसा है जो कि कस्टमर इम्पैक्टिंग है, तो रिस्पॉन्स टाइम उसके लिए काफी एक्टिव होता है। आपको एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है वैसे इश्यूज के लिए। बट अगर वो कस्टमर इम्पैक्टिंग नहीं है, अगर उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है कि अगर वो इमीडिएटली ठीक नहीं हुआ तो ज्यादा बड़ा इशू हो, तो आप टाइम दे सकते हो। बट मोस्टली डिपेंड करता है कि जो भी टिकट है, इशू है, उसकी क्रिटिकलिटी क्या है। ओके। और अगर तो ये मतलब आप अपने इस अमेज़न के ओवरऑल एक्सपीरियंस को किसी एक एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताओगे, तो आप किस तरीके से बताओगे जिससे कि वो चाहे कि वो फ्यूचर में एक अमेज़ोनियन बनने की कोशिश करे या वो अमेज़न को जॉइन करना चाहे? आई थिंक अमेज़न में जब भी आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आओगे तो ऑलवेज एक्सपेक्ट कि चैलेंजिंग टास्क जरूर होंगे, और क्योंकि जिस स्केल पे अमेज़न काम करता है, और उस स्केल पर आपको प्रोडक्ट्स डेवलप करने होते हैं, डिलीवर करने होते हैं, तो साथ ही साथ सीखने के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो यू विल हुँ, ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू, हुँ। एंड इट विल ऑलवेज फील डे वन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच अमन, हमारे इस वीडियो को जॉइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम ऑफ योर बिजी शेड्यूल। थैंक्स।